जब हम बिहार का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? हो सकता है आज की तस्वीरें, आज की बातें। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इसी जमीन ने भारत के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर साम्राज्यों को जन्म दिया था? तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और बिहार की उस कहानी को परत दर परत खोलते हैं जिसने पूरे भारत का इतिहास लिख दिया। तो ये जो नक्शा है, ये है आज का बिहार। लेकिन इसकी असली पहचान सिर्फ इन सरहदों तक ही सीमित नहीं है। कभी सोचा है कि इस जगह का नाम बिहार ही क्यों पड़ा? इसका जवाब इसके अतीत की सबसे बड़ी पहचान में छिपा है। असल में इसका नाम बिहार बना है विहार शब्द से, और विहार का मतलब होता है बौद्ध मठ। जरा सोचिए, 12वीं शताब्दी में ये पूरा इलाका इन विहारों से, इन मठों से भरा हुआ था। ये ज्ञान और शांति के बड़े बड़े केंद्र थे, और यही इस जमीन की पहली पहचान बनी, और इसका नाम हमेशा के लिए इतिहास से जुड़ गया। लेकिन उस बहुत पुराने इतिहास में जाने से पहले चलिए जरा हाल के अतीत को देखते हैं। आज हम जिस बिहार को जानते हैं, उसकी सीमाएं, उसका नक्शा, ये सब तो काफी नया है। देखिए, 1905 में बिहार का कोई अलग राजनीतिक अस्तित्व था ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। सोचिए, आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और यहाँ तक कि बांग्लादेश सब एक ही शासन में थे, और यहीं से एक अलग पहचान बनाने का सफर शुरू होता है। फिर आया साल 1912, जो एक बहुत बड़ा मोड़ था। बंगाल के दबदबे से अलग होकर बिहार और उड़ीसा ने मिलकर एक नया प्रांत बनाया। ये एक अलग राजनीतिक पहचान की तरफ पहला और सबसे अहम कदम था। और फिर 1936 में नक्शा एक बार फिर से बदल गया। उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया और बिहार को अपनी वो पहचान मिली जिसकी ज्यादा करीब हम आज हैं। तो हमने क्या देखा? 20वीं सदी में बिहार की सीमाओं को बार बार एक नया आकार दिया गया। पहले 1912 में बंगाल से अलग हुए, फिर 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, और फिर साल 2000 में झारखंड बना। ये एक लगातार बदलते स्वरूप की कहानी है। लेकिन इन आधुनिक सीमाओं से बहुत पहले, हजारों साल पहले, यही जमीन एक ऐसी शक्ति का केंद्र थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यहीं से उदय हुआ भारत के पहले महान साम्राज्य का, मगध। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर इस जमीन में ऐसी क्या खास बात थी कि भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य यहीं से उभरा, कहीं और से क्यों नहीं? इसकी सफलता के बीज इसी मिट्टी में थे। राजधानी राजगृह को देखिए, 5 पहाड़ियों से घिरा एक नेचुरल किला था जिसे जीतना नामुमकिन सा था। गंगा के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी थी जो खूब अनाज देती थी। नदियों का ऐसा नेटवर्क था जो व्यापार और सेना के मूवमेंट के लिए हाईवे का काम करता था। और तो और, पास के पठारों से हथियार बनाने के लिए लोहा और सेना के लिए लकड़ी और हाथी भी मिल जाते थे। यानी एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए था, वो सब यहाँ मौजूद था। और इन्हीं मजबूत नींव पर मौर्य वंश ने एक ऐसे साम्राज्य की इमारत खड़ी की जिसने पहली बार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। इस महान साम्राज्य की शुरुआत हुई चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जीनियस सलाहकार चाणक्य की जोड़ी से। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ एक साम्राज्य बनाया, बल्कि सिकंदर महान के जनरल सेल्यूकस को हराकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने इस विरासत को और भी मजबूत किया। लेकिन मौर्य इतिहास में जो सबसे अहम मोड़ आया, वो इस तारीख को आया, 261 ईसा पूर्व। इस साल एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने सिर्फ एक साम्राज्य का नहीं, बल्कि पूरे इतिहास का रास्ता ही बदल कर रख दिया। ये था कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध में हुए भयानक विनाश को देखकर सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने हिंसा को हमेशा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। और उन्होंने सिर्फ धर्म अपनाया ही नहीं, बल्कि इसे दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने धम्म की नीति लागू की और अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का संदेश लेकर श्रीलंका भेजा। यहीं मगध से बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बनने की राह पर निकल पड़ा। मौर्यों के पतन के कई 100 सालों बाद इसी जमीन ने एक बार फिर भारत को एक ऐसा साम्राज्य दिया जिसे आज हम इतिहास का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। और ये दौर था गुप्त वंश का। ये सच में एक सुनहरा दौर था। एक तरफ समुद्रगुप्त जैसे शासक थे जिन्हें उनकी सैन्य जीतों के लिए भारत का नेपोलियन तक कहा जाता है,
तो वहीं दूसरी तरफ कुमारगुप्त जैसे राजा थे, जिन्होंने ज्ञान का एक ऐसा मंदिर बनवाया जो आज भी अमर है, नालंदा विश्वविद्यालय। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक थी। एक ऐसा ग्लोबल हब जहां पूरे एशिया से लोग ज्ञान की तलाश में खिंचे चले आते थे। लेकिन ये जमीन सिर्फ साम्राज्यों की ही नहीं रही, ये उन शक्तिशाली विचारों और दर्शन की भी जन्मभूमि रही है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले दो महान धर्मों की जड़ें इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। एक तरफ गौतम बुद्ध, जिन्हें बिहार की बोध गया में परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो दूसरी तरफ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्होंने इसी धरती पर जन्म लिया। और ये रिश्ता यहीं खत्म नहीं हुआ। बौद्ध धर्म के भविष्य को तय करने वाली जो सबसे जरूरी बैठकें हुई, जिन्हें हम बौद्ध परिषद कहते हैं, उनमें से पहली 3 भी इसी क्षेत्र में हुई, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में। यहीं बैठकर धर्म के सिद्धांतों को एक व्यवस्थित रूप दिया गया। तो इस सारे शानदार इतिहास का आज क्या मतलब है? ये हजारों साल पुरानी विरासत आज बिहार की पहचान से कैसे जुड़ती है? इस गहरे रिश्ते का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। ये वही पेड़ है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। ये एक साफ संदेश है कि हजारों साल पुरानी विरासत आज भी इस राज्य की पहचान का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। तो हमने देखा कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी है। साम्राज्यों का उदय, ज्ञान का प्रकाश और दर्शन की गहराई, सब कुछ यहीं से दुनिया में फैला। तो सवाल ये है कि ये महान विरासत जो इसके कण कण में बसी है, आने वाले कल में बिहार को किस रास्ते पर ले जाएगी?